Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीचिंग एंड लर्निंग डिफरेंस को, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू। फ्रेंड्स, वो वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैं उस वीडियो में आपको क्वेश्चन एंड आंसर नहीं करा पाई थी। तो लेकिन मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चंस बन के एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने MCQ 15 लिए हुए हैं, आपके लिए मैंने बनाए हुए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा, नॉलेज हो जाएगी कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं और आपको कैसे टॉपिक को प्रिपेयर करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सब इस वीडियो में आप समझेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 ट्रिक बता देती हूँ। ये 2 ट्रिक आप हमेशा याद रखना। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप गलत पिक नहीं कर पाएंगे पॉइंट को। आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला ट्रिक ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। जो कुछ भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन कैसे भी बनकर आए, सीधी तरीके से घुमा के फिरा के कैसे भी बनकर आएंगे, वो आपसे छूटेगा ही नहीं। एंड जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वेश्चन को रीड करना, अच्छे से रीड कर लेना। 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना भी हो आप अच्छे से उसको रीड कर लेना। रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी उसके हैं A1 2 3 4 जितने भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आप एलिमिनेशन करो। सबसे पहले एलिमिनेशन, जो आंसर नहीं सही है आप उसे एलिमिनेट करते जाओ। देन लास्ट में जो फोर्थ बचेगा, जो लास्ट में एंड ऑफ द बचेगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा और वही आपका सही आंसर है। चलिए, ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कराया हुआ था, इसलिए आप अच्छे से समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला है, टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्शन नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। टीचर के एस्पेक्ट्स में लर्नर की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है बाय क्रिएशन करिकुलम एक्टिविटी। सेकंड, मेकिंग श्योर द लर्नर्स memorized everything. Third, concern with imparting knowledge. Fourth option, making sure the learner scores marks obtained. हिंदी के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के निर्माण में मदद करने के लिए ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है निर्माण पाठ्यक्रम गतिविधि द्वारा। सेकंड, ये सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों ने सब कुछ याद कर लिया। थर्ड, ज्ञान प्रदान करने की चिंता। फोर्थ, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी प्राप्तांक या अंक प्राप्त करें। फ्रेंड्स, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ। तो टीचर के एस्पेक्ट्स में बात करें, टीचर के एस्पेक्ट्स में जो उसका लर्नर्स होते हैं, उनके लर्नर के ज्ञान को निर्माण करने के लिए क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, इनमें से क्वेश्चन आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन को।
बाय क्रिएशन करिकुलम एक्टिविटी, निर्माण पाठ्यक्रम गतिविधि द्वारा। तो निर्माण पाठ्यक्रम गतिविधि द्वारा यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों ने सब कुछ याद कर लिया है। देखिए करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है, करिकुलम एक्टिविटी से भी ज्ञान का कंस्ट्रक्शन होता है और ये सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों ने सब कुछ याद कर लिया है, ये भी ठीक है। कंसर्न विद इम्पार्टिंग नॉलेज, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लर्नर के नॉलेज को और क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है एक टीचर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस, सब कुछ वो अपने स्टूडेंट्स को देता रहेगा। जब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नॉलेज की, इन्फॉर्मेशंस की, जब स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लेते हैं, उनको सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, तभी तो उनका ज्ञान आगे बढ़ता है। तो यस, इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, कंसर्न विद इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्रदान करने की चिंता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ राइट पॉइंट। पहला ऑप्शन लोअर अथॉरिटी, सेकेंड हायर टैलेंट, थर्ड हायर अथॉरिटी, फोर्थ हाई कमिटमेंट। हिंदी में शिक्षक का दृष्टिकोण, चूज करिए इनमें से एक सही बिंदु कौन सा है। पहला निचला अधिकार, सेकेंड उच्च प्रतिभा, थर्ड उच्च प्राधिकारी, फोर्थ उच्च प्रतिबद्धता। फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप भी समझने की कोशिश करिए और इसमें से सही आंसर एक्सक्लूड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि शिक्षक की दृष्टिकोण से आप बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो शिक्षक की दृष्टिकोण से अगर समझे तो पहला निचला अधिकार, लोअर अथॉरिटी, नहीं, एक टीचर का निचला अधिकार लोअर अथॉरिटी नहीं होता है। हायर टैलेंट, उच्च प्रतिभा, हायर टैलेंट उच्च प्रतिभा होती है। हायर अथॉरिटी भी होती है। हाई कमिटमेंट, देखिए अब यहाँ पे कैसे एक्सक्लूड करें, यहाँ पे समझते हैं कि फोर्थ हाई कमिटमेंट, एक टीचर में सिर्फ एक हाई कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए और इसको एक्सक्लूड कर दिया। सेकंड वाला हम बात करते हैं हायर टैलेंट। यस, हायर टैलेंट तो होता ही है टीचर में, पहला तो होगा ही नहीं, लोअर अथॉरिटी होती नहीं है, बचे अब दो, सेकंड एंड हायर टैलेंट और हायर अथॉरिटी। देखिए हायर अथॉरिटी की यहाँ पे बात करें कि एक टीचर की उच्च अधिकार होता है। उच्च अधिकार इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट होते हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, स्किल्स होती हैं, कई सारी नॉलेज होती हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, बहुत कुछ होता है, इसीलिए उनको हायर अथॉरिटी का पद दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो होगा थर्ड, हायर अथॉरिटी, यानी कि उच्च प्राधिकार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ राइट पिक। पहला लो एबिलिटी, सेकंड लो टैलेंट, थर्ड लोअर अथॉरिटी, फोर्थ हायर अथॉरिटी। हिंदी, सीखने का दृष्टिकोण एक सही बिंदु है। पहला कम क्षमता, सेकंड कम प्रतिभा, थर्ड निचला अधिकार, फोर्थ उच्च अधिकार। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने की दृष्टिकोण से देखें, यानी कि लर्नर के दृष्टिकोण से देखें, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें से कौन सा एक सही ऑप्शन है। तो लर्नर के अंदर पहला कम क्षमता, हाँ लर्नर के अंदर कम क्षमता होती है, जब भी वो फर्स्ट टाइम स्टडी में आते हैं तो उनके अंदर कम क्षमता होती है। कम प्रतिभा, यस कम प्रतिभा भी होती है। निचला अधिकार, उच्च अधिकार, उच्च अधिकार देखिए नहीं होता है एक स्टूडेंट्स का, क्योंकि उच्च अधिकार तो एक टीचर का होता है। तो इसमें से अगर हम सही बात कर लें तो लर्नर की कम क्षमता तो होती है लेकिन उसे बढ़ा भी सकते हैं स्टडीज़ करा के। कम प्रतिभा, तो जो सबसे सही आंसर इनका हो जाएगा कि एक क्लासरूम की बात करें टीचर एंड लर्नर, तो वहाँ क्लासरूम में
लर्नर का टीचर के अकॉर्डिंग निचला अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, निचला अधिकार। यानी कि लोअर अथॉरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डज करेक्ट टू एस्पेक्ट ऑफ टीचर? फर्स्ट, बेटर स्किल, सेकंड, लेस स्किल, थर्ड, बेटर एडवाइजर, फोर्थ, बेटर नॉलेज। हिंदी में इनमें से कौन शिक्षक के पहलू को सही करता है? पहला, बेहतर कौशल, सेकंड, कम कौशल, थर्ड, बेहतर सलाहकार, फोर्थ, बेहतर ज्ञान। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, समझ लेते हैं। यानी कि एक शिक्षक के पहलू से देखें तो कौन सा इसमें से सही होगा। बेटर स्किल, कम कौशल, एक शिक्षक के अंदर कम कौशल तो होता ही नहीं है, बहुत सारे कौशल्स होते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं उनके अंदर। बेटर एडवाइज़र, यस, एक टीचर बेटर एडवाइज़र तो होते हैं, लेकिन हमें और बेटर नॉलेज भी होता है, बेहतर ज्ञान भी होता है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है कि ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं स्किल्स। ज्ञान से पहले होनी चाहिए स्किल्स एक टीचर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, बेटर स्किल्स, यानी कि बेहतर कौशल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, which of these does correct in aspects of learner when a child come first day in classroom? शिक्षार्थियों की पक्ष में इनमें से कौन सा सही करता है जब कोई बच्चा कक्षा में पहला दिन आता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन, लेस नॉलेज यानी कि कम ज्ञान, हायर नॉलेज उच्च ज्ञान, सीखने की समस्या लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिफ़िकल्टी सीखने में कठिनाई। यहाँ पे क्या होगा कि एक शिक्षार्थी यानी कि एक स्टूडेंट जब पहली बार क्लासरूम में आता है या पहली बार किसी क्लास में वो जाता है, तो क्या इनमें से सही होगा? कम ज्ञान उच्च ज्ञान, जब पहली बार जाता है तो उसे उस टॉपिक का या उसे उस क्लास का कम ज्ञान होता है, ज़्यादा ज्ञान उच्च ज्ञान नहीं होता, यानी कि हायर नॉलेज नहीं होती है। लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिफ़िकल्टी, नो। तो सबसे सही इसमें क्या होता है, कम ज्ञान होता है एक स्टूडेंट के अंदर। तो पहला आंसर सही हो जाएगा लेस नॉलेज यानी कि कम ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट, which one of the given statement is true? First, less presence of learner, second, more presence of learner, third, to be in touch with every child, fourth, acceptance of the child. शिक्षक को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट, शिक्षार्थियों की उपस्थिति कम, शिक्षार्थियों की अधिक उपस्थिति, थर्ड, हर बच्चे के संपर्क में रहना, फोर्थ, बच्चे की स्वीकृति। तो क्या आंसर इसमें से हो जाएगा? टीचर को एक अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की या किसकी ज़रूरत होती है? कम स्टूडेंट्स की? नहीं, कम स्टूडेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मोर प्रेजेंस ऑफ लर्नर यानी कि लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट की संख्या क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। या टू बी इन टच विद एवरी चाइल्ड, यस ठीक है, हर एक चाइल्ड से रहना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, लेकिन सबसे बेहतर आंसर जो कहता है वो है मोर प्रेजेंस ऑफ लर्नर, यानी कि टीचर को एक अच्छा अपना क्लासरूम का वातावरण बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रेजेंस आए। तभी एक टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान देती हैं कि बच्चों की प्रेजेंस कितनी होती है, अटेंडेंस लेती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, तभी स्टडी अच्छी होती है और इफ़ेक्टिव होती है, और हर एक लर्नर की नॉलेज भी
बढ़ती है, हर एक लर्नर की स्टडी भी अच्छी चलती है। तो इसमें सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर प्रेजेंस ऑफ लर्नर, यानी कि हिंदी में शिक्षार्थियों की अधिक उपस्थिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th, for a student is essential for learning. First, more dependent on the presence of teachers. Second, less dependent on the presence of teachers. Third, only B. Fourth, none of these. 7th, विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की उपस्थिति पर अधिक निर्भर रहें, शिक्षकों की उपस्थिति पर कम निर्भर। थर्ड, केवल बी। फोर्थ, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होना चाहिए? पहला, मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, यानी कि टीचर पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। या सेकंड, लेस डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, या टीचर की उपस्थिति पर कम निर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लेस डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली बी, लेस डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। ये क्यों लेस डिपेंडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट्स को अपने टीचर पर कम निर्भर होना चाहिए। जैसे कि आजकल की स्टडीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए चिल्ड्रन सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड से हटकर जो स्टडीज़ होनी चाहिए वो चिल्ड्रन सेंटर्स होनी चाहिए। चिल्ड्रन सेंटर्ड मतलब स्टूडेंट को अपनी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा खुद करनी चाहिए, टीचर्स गाइड करें, बट प्रोजेक्ट कुछ भी हो लेकिन कम निर्भर होना चाहिए टीचर पर, यानी कि एक स्टूडेंट्स को चिल्ड्रन सेंटर्ड होनी चाहिए, स्टडी चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये टॉपिक में सही हो जाएगा लेस डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। 8th, हाउ शुड बी अ गुड टीचर? फर्स्ट, टीचर एक्ट। सेकंड, टीचर वॉइस। थर्ड, टीचर बिहेव। फोर्थ, अराउजेस लर्नर्स क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन। एक अच्छा शिक्षक कैसे होना चाहिए? पहला, शिक्षक अभिनय, शिक्षक की आवाज़, शिक्षक का व्यवहार। फोर्थ, सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा पैदा करना। तो एक टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर एक्ट अच्छा होना चाहिए? नो। टीचर वॉइस, यस, टीचर वॉइस भी इंक्लूड होती है, टीचर बिहेव भी इंक्लूड होता है, लेकिन इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो एक टीचर के अंदर, गुड टीचर के अंदर होना चाहिए, वो है कि लर्नर्स के अंदर क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन पैदा करें। जब लर्नर्स के अंदर क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन पैदा करेंगे तो लर्नर्स के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है अपनी स्टडी को लेकर, तो फिर स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अराउजेस लर्नर्स क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा प्रदान करना। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, लर्नर्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, थर्ड साइकोलॉजिकल, फोर्थ नन ऑफ दीज। शिक्षक की सोच किससे संबंधित है? फर्स्ट संज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, थर्ड क्रियात्मक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। समझिए, लर्नर की थिंकिंग किससे रिलेटेड होती है? तो लर्नर की थिंकिंग किससे रिलेटेड होती है? फर्स्ट कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक से, क्योंकि कॉग्निटिव के ही अंतर्गत आता है लर्नर की थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, कॉग्निटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question. Choose a right time of gives feedback for a teacher. First, when student come to the beginning. Second, at the midway. Third, at the end of the class. फोर्थ, नन ऑफ दीज। एक शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया देने का सही समय चुनें।
फर्स्ट, जब छात्र शुरुआत में आते हैं, सेकंड मध्य में, थर्ड कक्षा के अंत में, इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक टीचर का सही समय क्या होता है फीडबैक लेने का स्टूडेंट से। शुरुआत में नहीं, एट द मिड वे, ठीक है, नन ऑफ दीज तो इसमें नहीं होगा। तो जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा तो फीडबैक लेने का, तो फीडबैक क्लास के एंड में लिया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लास, यानी कि कक्षा के अंत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सही अच्छे से समझ के चलिए यहाँ पर, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द गिवन learning experiences just facilitate meaningful learning for the children? First, formulating question on content. Second, discussion on the topic. Understanding on the topic. Fourth है recall of content. दिए गए सीखने के अनुभवों में से कौन सा सुविधा प्रदान करता है? बच्चों के लिए सार्थक सीख। फर्स्ट, प्रश्न तैयार करना, विषय पर चर्चा करना, विषय पर समझ, विषय का स्मरण। बच्चों की लर्निंग के एक्सपीरियंस को, लर्निंग को और बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो प्रश्न तैयार करना नहीं, विषय पर चर्चा यानी कि नहीं। इसमें से सबसे ज़्यादा सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक, यानी कि थर्ड, विषय पर समझ। विषय पर समझ कैसी होनी चाहिए? यानी कि बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए कि वो टॉपिक को अच्छे से समझ ले। सबसे पहला ज़रूरी काम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि टॉपिक को अच्छे से समझ लेगा, उसके बाद ही देन वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा। तो ये थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज अ करेक्ट आंसर विच इज़ गिवन बिलो। फर्स्ट, learning can be done throughout life. Second, always be learning something new and seeking more knowledge. Third, learning is a wide variety of things. Fourth, all of above. एक सही उत्तर चुने जो नीचे दिए गए हैं उनमें से। फर्स्ट, सीखना जीवन भर किया जा सकता है। सेकंड, हमेशा कुछ नया सीखते रहें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। थर्ड, सीखना विस्तृत विविधा है, ऊपर के सभी। क्या आंसर सही हो जाएगा? राइट आंसर, राइट आंसर सभी सही हैं। लर्निंग हमेशा की जा सकती है, ऑलवेज बी लर्निंग समथिंग न्यू, इनके सभी आंसर सही हैं, यानी कि फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। यस, सीखना जीवन भर किया जा सकता है, ये भी सही है। हमेशा कुछ नया सीखते रहें, अधिक ज्ञान प्राप्त करें। सीखना एक वाइड वैरायटी है, लर्निंग वाइड वैरायटी भी है, यानी कि इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो फोर्थ हो जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 question, which mode of teaching and learning achieves better result? First, classroom learning. Second, electronic learning. Third, distance learning. Fourth, all of above. शिक्षक और सीखने का कौन सा तरीका बेहतर परिणाम प्राप्त करता है? कक्षा में सीखना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, दूर शिक्षण, ऊपर के सभी। तो कौन सा मोड है जो टीचिंग लर्निंग जिससे बेहतर परिणाम निकल कर आता है? बेहतर परिणाम कैसे निकल के आता है? सबसे ज़्यादा आपका जो सही आंसर होता है वो होता है कक्षा में सीखना, यानी कि क्लासरूम लर्निंग। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में सीखना, यानी कि फेस टू फेस लर्निंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। फेस टू फेस लर्निंग जो कक्षा में होती है, क्लासरूम में होती है, इस लर्निंग से ही, क्लासरूम लर्निंग यानी कि फेस टू फेस से ही बेटर रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे बेहतर इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके नेट में, सीटेट में या गवर्नमेंट टीचर की ट्रेनिंग के लिए जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से समझिए। तो 14th है, व्हाट शुड गुड क्वालिटीज़ इन्वॉल्व इन अ टीचर? फुल क्वालिफाइड, सेकंड
क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, थर्ड मोर ऑटोनमस, थर्ड ऑल ऑफ अबव। एक शिक्षक में अच्छे गुणों का क्या समावेश होना चाहिए? फर्स्ट पूर्ण योग, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अधिक स्वायत्त, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुल क्वालिफाइड होना चाहिए एक टीचर को। यस, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मोर ऑटोनमस भी होना चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सही। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चिंता मत कीजिएगा कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। लर्नर्स टू बी एन इफेक्टिव लर्निंग, it is important to first learning rather than group activity. Second, every learner that receive study resources. Third, avoid disruption caused due to questioning by student. Fourth है dictating answers from the book. शिक्षार्थियों, एक प्रभावी सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, समूह गतिविधि के बजाय सीखना। सेकंड, प्रत्येक सीखने वाला जो अध्ययन संसाधन प्राप्त करता है। थर्ड, छात्र द्वारा प्रश्न करने के कारण होने वाले व्यवधान से बचे। फोर्थ है पुस्तक से उत्तर देना। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर होता है सेकंड, एवरी लर्नर दैट रिसीव स्टडी रिसोर्सेस, यानी कि प्रत्येक सीखने वाला जो अध्ययन संसाधन प्राप्त करता है। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के एक लर्नर के एस्पेक्ट से हम समझे कि उनकी लर्नर की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव कैसे होगी, जब उसको पूरे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, सारे संसाधन मिल जाएंगे, उसके बाद ही उनकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है। तो ये आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक को अच्छे से समझिए और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ प्रिपेयर करिए अच्छे से अपने टॉपिक को। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए एंड इम्प्रूव करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।